सो क्लास 11 की बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर है, डॉक्टर और लाइफ साइंस वॉरियर की फाउंडेशन है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय राजपूत। आप लोगों का स्वागत है धुरंधर की बायोलॉजी की सीरीज में। सो क्लास 11 की बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर है, डॉक्टर और लाइफ साइंस वॉरियर की फाउंडेशन है। यहां रट्टा नहीं चाहिए, यहां कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और इस धुरंधर सीरीज में हर चैप्टर को तोड़ तोड़कर सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मैं समझाऊंगा वन शॉट वीडियो में, बिना किसी कंफ्यूजन के, मैक्सिमम क्लैरिटी। अगर क्लास 11 बायोलॉजी स्ट्रांग करनी है तो यहां से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सीरीज, ब्रीथिंग। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है ऑक्सीजन की। देखिए, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, क्या काम कर रहा है, फूड को ब्रेक कर रहा है। हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ा था रेस्पिरेशन का, उसमें मैं बताया रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। एरोबिक में हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ अभी के लिए। तो एरोबिक में यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो फूड, जो फ्यूल है, उसे ब्रेक करता है ताकि लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। एनारोबिक में वहीं पे कम क्वांटिटी में एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आप लोगों ने डिफरेंस अगर याद हो तो फोकस कीजिएगा कि एनारोबिक में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं, जबकि एरोबिक में हमें 36 एटीपी देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट जो होता है, रेस्पिरेटरी रिएक्शन क्या होती है, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस करेंगे और यहां पर मिलते हैं हमारे को 36 ATP। अब ये जो CO2 है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये काम का नहीं है, इसे बॉडी से निकालना जरूरी है क्योंकि हमारे लिए ये क्या है, टॉक्सिक है। किस तरह से टॉक्सिक है ये मैं आप लोगों को आगे जरूर बताऊंगा। अब इसे रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो हम ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज ना। तो यहाँ पर बस हमें यही पढ़ना है कि आखिर ये गैसेज एक्सचेंज होती कैसे, कैसे हम इन्हें इनहेल कर रहे हैं, कैसे हम इन्हें एक्सहेल कर रहे हैं, बॉडी के अंदर हम इसे किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंट्रोल किया जाता है। यही सब कुछ हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, जब हम बात करें ब्रीदिंग की तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो फूड है वो ब्रेक होता है और हमें को क्या देता है, एनर्जी देता है। रेस्पिरेशन कहां पर अकर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर, रेस्पिरेशन कहां प्रोड्यूस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। जबकि अगर हम बात करें ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कहां होता है, इसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो स्पेसिफिकली गैसेज एक्सचेंज कराते हैं। प्लांट में अलग होते हैं, एनिमल में अलग होते हैं। और उसी के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या बनकर आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों है, सिंपल सा पॉइंट है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट हैबिटेट। जो ऑर्गेनिज्म जिस जगह को अडेप्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गन क्रिएट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट। ये जो लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, लाइक पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म, इन तीनों के पास क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज करते हैं। एंड प्रोसेस क्या यूज करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन हर जगह यूज होने वाला है, यहां पर मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोलूंगा कि यही डिफ्यूजन यूज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली एक्सचेंजिंग जो होता है मटेरियल का, वो प्रोसेस किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। बट यहां पर ये डिफ्यूजन करेंगे अपने बॉडी सरफेस के थ्रू, हमें वो याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीलेंट्रेटा किसके थ्रू करते हैं, बॉडी सरफेस। फ्लैटवर्म किसके थ्रू करते हैं, बॉडी सरफेस। ये सारा का सारा पार्ट रिलेटेड है एनिमल किंगडम से। देन हमारे पास आता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है
कि गैसेस का जो एक्सचेंज होने वाला है वो स्किन के थ्रू होने वाला है। अर्थवर्म, अर्थवर्म के पास क्या होते हैं? क्यूटिकल, रिमेंबर ये वर्ड। और फ्रॉग के पास क्या होती है? मॉइस्ट स्किन। एमसीक्यू में असर्शन रीजन या कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स रिगार्डिंगली क्वेश्चन भी आ जाता है। एमसीक्यू भी आप पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया होगा और उसके ऑप्शन नीचे दे रखे होते हैं, तो वहां पर हमें ये याद रखना है कि अर्थवर्म एनसीईआरटी में मेंशन है मॉइस्ट क्यूटिकल और फ्रॉग के लिए मॉइस्ट स्किन, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही लेटर लिखने होंगे और यही हमें याद रखना है, तभी हमारे नंबर कटते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख के आते हैं? अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन। एनसीईआरटी कहती है मॉइस्ट क्यूटिकल, और क्यूटिकल की वजह से ही नाम यहां पे पड़ता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पे नंबर डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्ट। अगर हम इंसेक्ट के बारे में बात करें, देखो इंसेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। एक्वेटिक में क्या होते हैं? प्रॉन हो गए, श्रिम्प्स हो गए, क्रैब हो गए, किंग क्रैब हो गया, एक्सेट्रा। जो एक्वेटिक है उनके पास गिल्स, जो टेरेस्ट्रियल है उनके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं ट्रैकिया। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? ट्रैकियल रेस्पिरेशन, बस। सो टेरेस्ट्रियल वालों के पास क्या मिलेंगे? ट्रैकिया। और अगर मैं बात करूं एक्वेटिक, तो एक्वेटिक के पास क्या मिलेंगे? गिल्स। इसके अलावा गिल्स और किस किस के पास होते हैं वो हमें याद रखना है। फिशेस के पास हमें गिल्स देखने को मिलेंगे, गिल्स कुछ इस तरह के होते हैं। मोलस्कस के पास भी हमें गिल्स देखने को मिलेंगे, ये मोलस्कस के पास भी कुछ इस तरह से गिल्स होते हैं। तो ये पार्ट हमें यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट, अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास हाईली वेस्कुलराइज सैक है, रिमेंबर हाईली वेस्कुलराइज सैक है, सैक यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लंग्स। और इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रिमेंबर द नेम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हमारे पास क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम हुए? पल्मोनरी, लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, तीसरा हमने पढ़ा ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकियल, चौथा हमने पढ़ा क्यूटिकल के थ्रू, तो क्यूटेनियस, पांचवा हमने पढ़ा बॉडी सरफेस। तो ये 5 टाइप के ऑर्गन और 5 टाइप के वो किस तरह से क्या क्या ऑर्गन यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। पल्मोनरी, ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा कर ही आता है। यहीं पर आप लोग गलती करते हो क्योंकि ये एनिमल किंगडम से पार्ट रिलेटेड है, उसे रिलेटेड करके याद रखो, आप कभी नहीं बोलोगे। आपका एनिमल किंगडम एक पार्ट पे खत्म हो जाएगा, एक पार्ट, और यहाँ पर आपका एक पार्ट खत्म हो जाएगा। आपको 2 चैप्टरों की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर कोई और एनिमल नहीं आने वाला और ना ही उनका कोई ऑर्गन हमें पढ़ना है। सो बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, एक आता है कंडक्टिंग पार्ट और एक आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंजिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है नोज से लेकर लंग्स के अंदर पूरा कहां तक? एल्वेलाई तक। क्या करेगा? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये जो भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर रहे हैं सो उन्हें क्लियर करेगा। और तीसरा, जो एयर आ रही है इसे क्या करेगा? ह्यूमिफाइड करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगा, मॉइस्ट एयर रखेगा। तो ये हो गया कंडक्टिंग पार्ट। क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास डिवाइड हुआ कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा हुआ रेस्पिरेटरी पार्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट एयर को ह्यूमिफाइड करता है, क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल को, और तीसरा वो ट्रांसपोर्ट करता है एयर को फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू एल्वेलाई। और सिर्फ एल्वेलाई हमारा किस पे आता है? एक्सचेंजिंग पार्ट पे, क्योंकि वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है। अब पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, एल्वेलाई जो होती है ना वो हाईली वेस्कुलराइज होता है। अब वेस्कुलराइज वर्ड अभी ऑलरेडी पहले यूज हुआ था। वेस्कुलराइज का मतलब क्या होता है कि एल्वेलाई के पास ढेर सारी ब्लड वेसल्स है।
वो रिच है ब्लड सप्लाई के अंदर, इसलिए वर्ड यूज किया गया है हाईली वेस्कुलराइज। अब लंग्स को भी हमने क्यों वर्ड यूज करा था? ऑब्वियसली बात है, एल्विलाई में अगर ढेर सारी है तो एल्विलाई किसके अंदर होता है? लंग्स के अंदर ही तो होता है। तभी तो हमने वर्ड यूज करा था कि हाईली वेस्कुलराइज सैक, ये वर्ड पे फोकस कर रहा है। तो कंडक्टिंग पार्ट हमारा क्लियर है और यहां पर रेस्पिरेटरी पार्ट हमारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। यहां पर ये पार्ट मेंशन है, काश अगर हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ते तो पढ़ने में मजे आते ना। कोई नहीं, प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये देखो, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं, खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये टॉर्सो है जो हमारे को ज्यादातर सिस्टम के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब अगर आप देखें, ये देख रहे हैं, दिस आर द नोस्ट्रिल। अब नोस्ट्रिल के बाद ये जो कैविटी होती है कॉल्ड नेजल चेंबर। फिर यहां पर एक स्लिट होता है, ये बक्कल कैविटी है। एक ट्यूब, एक छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फेरेंक्स। वो फेरेंक्स यहां आगे आता है इस स्ट्रक्चर में, और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है? लैरिंक्स। लैरिंक्स से फिर यहां पे ट्रैकिया फॉर्म होती है। ये देखिए, ये रहा लंग्स, बीच में ये हार्ट की पोजीशन। अगर ये देखिए, ये यहां पर मैं ये दोनों लंग्स को निकाल रहा हूं, ये मैंने हार्ट को भी निकाल दिया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हो जाता है हार्ट का स्पेस। हार्ट के स्पेस को कहते हैं पेरिकार्डियम स्पेस, और ये हो गई हमारी लंग्स की लोकेशन, इसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो ये होती है कुछ एनाटमी हमारे लंग्स की। ओके बच्चों, ये जो पिक्चर है ये हमारे को एक रियल फोटो है, जिसके अंदर आप देख सकते हो लंग्स। ये लंग्स ब्लैक इसलिए हैं, पॉइंट, हम ढेर सारे एयर के अंदर अनवांटेड पार्टिकल जो काफ़ी हैवी रहते हैं, हम उन्हें इनटेक कर रहे हैं। दैट्स वाई लंग्स का जो कलर होता जाता है वो ब्लैक होता है। स्मोकिंग की वजह से भी होता है। दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है, इवन जो पर्सन स्मोक नहीं करता उसके साथ भी यही हाल देखने को मिलता है। ये खाली जगह देख रहे हो, ये खाली जगह कहलाती है पेरिकार्डियल स्पेस, यहाँ पर हार्ट की लोकेशन होती है। और देख सकते हो दोनों लंग्स इक्वल नहीं है। हमारा कौन सा वाला बड़ा है? राइट वाला। देखिए लंग्स की लोकेशन हमेशा कैसे देखते हैं, जैसे ये इमेज है, आपको इमेज के साथ खड़ा होना है, ऑपोजिट नहीं होना कभी भी, साथ में। तो राइट, ये मेरा राइट, लेफ्ट। लेफ्ट वाला लंग देख सकते हैं कितना छोटा है, और राइट वाला कितना बड़ा है। छोटा इसलिए है क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल देखिए बीच में है, लेकिन वो टिल्ट किस तरफ पे है? वो टिल्ट है हमारा लेफ्ट साइड पे, और इसलिए लेफ्ट साइड का स्पेस क्या हो जाता है? कम, और लंग क्या हो जाता है? छोटा। ओके, अब बात करते हैं हमारे कंडक्टिंग पार्ट में। सबसे पहले नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल आप ये देख रहे हैं, ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल बेसिकली हमारे अपर लिप के ऊपर होते हैं। एयर यहीं से क्या करती है? एंटर करती है। एयर यहीं से एंटर कर रही है। एयर जैसे यहाँ से एंटर करेगी, ये कहाँ जाएगी? ये देख रहे हैं, ये पार्ट कॉल्ड नेजल चेंबर। अब जैसे ही नेजल चेंबर में जाएगी, यहां पर उसके बाद हमारे को क्या पार्ट देखने को मिलता है? ये पार्ट, ये एक स्लिट है। इस स्लिट को कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स तीन तरह के होते हैं, नेजोफेरेंक्स, फिर ओरोफेरेंक्स, लेरिंजोफेरेंक्स। खैर हमें वो तीन टाइप नहीं याद रखनी। रिमेंबर बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पार्ट याद रखना है कि फेरेंक्स आपका ये फेरेंक्स पार्ट है, इतना। मैंने बोला था ना छोटा सा स्लिट होता है, बस वो स्लिट क्या है? फेरेंक्स, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कुछ याद नहीं रखना। एक पॉइंट सुनिए जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन जरा जरूरी है।
आप लोग को पता है हमारी नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं। कोई बच्चा सोच सकता है कि शायद उसका क्या यूज होगा। सोचो सोचो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, मैं उसके बाद आप लोगों को आंसर जरूर बताऊंगा और आप सोचना कि आप लोगों ने क्या आंसर अपना करेक्ट दिया है। चलो अब मैं बताता हूँ हेयर का काम क्या होता है। हेयर फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। जब हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल, कुछ अनवांटेड पार्टिकल, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारी नोज में एंटर करती है जो हमें दिखती भी नहीं है क्योंकि छोटी होती है। और यही एयर क्या कर रहे हैं, उसे क्या करते हैं, ट्रैप करके रखते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हेयर के ये बाल भी कटवा रहे होते हैं। अरे भाई, अगर आप ये बाल को कट कर दोगे तो फिल्ट्रेटिंग पार्ट बचेगा ही नहीं और काफ़ी सारा डस्ट है डायरेक्ट आपकी नोज से कहाँ जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है कफ, स्नीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि हल्का सा कुछ मतलब टच भी नहीं हुआ उनकी नोज ब्लीड करने लगती है। ऐसा क्यों? रीज़न, क्योंकि यहाँ पर नोज हाईली वेस्कुलाइज होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है। और होता क्या है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से कभी कभार वो ब्लड वेसल्स, क्योंकि उनकी वॉल क्या होती है, बहुत बहुत थिन होती है, वो वॉल क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से। रिमेंबर, गर्मियों में मैंने तभी बोला, और उसी वजह से ब्लीडिंग होती है। उसमें करना कुछ नहीं है, बस आराम से लेट जाना है और ठंडा पानी नाक पे डालना है, आँख पे डालना है और ठंडा पानी पियो ताकि बॉडी का टेम्परेचर हम क्या कर सके। मैं देखिए वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हम अपने बॉडी को अडेप्ट करा सके, भाई ठंडी हो जा, ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। तीसरा, हमारी नोज के अंदर एक और चीज़ होता है, म्यूकस। बच्चों, जब हमें जुकाम होता है, एक ग्रे ग्रे कलर का चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है जिसे हम स्पूटम कहते हैं, वो म्यूकस होता है। ये एयर को क्या करता है, ठंडा करता है। ब्लड वेसल्स का क्या काम था, वो वार्म करता है। एकदम से ठंडा गर्म होने की वजह से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वो मर जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। क्लास 8 के अंदर ये हमें बताया जाता है, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उन्होंने पास्चर सर ने हमें एक्सप्लेन करा था कि अगर हम दूध को एकदम से ठंडा करें, सॉरी गर्म करेंगे और फिर ठंडा करेंगे तो बैक्टीरिया अगर उसमें प्रेजेंट होगा मर जाएंगे। और यही हमारी नोज कर रही है ताकि बैक्टीरिया को किल कर सके। देखा बॉडी की फिजियोलॉजी किस तरह से मैनेज कर रही है। आगे बढ़ते हैं। फेरेंक्स। फेरेंक्स किस में ओपन होता है, फेरेंक्स में ओपन होता है लैरिंक्स में। ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या होता है, लैरिंक्स। लैरिंक्स बेसिकली हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, क्योंकि यही साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड होते हैं। तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब वोकल कॉर्ड के अलावा हमारे पास क्या होता है, ग्लोटिस होता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वोकल कॉर्ड है, एक ग्लोटिस होता है जो क्या करता है, कवर करता है, एक कार्टिलेजियस फ्लैप है। रिमेंबर, एपिग्लोटिस कार्टिलेजियस फ्लैप है जो क्या कर रहा है, लैरिंक्स से दो पार्ट निकलते हैं, ईसोफेगस और ट्रैकिया। वो ट्रैकिया के को क्या करेगा, कवर अप करेगा, ताकि जब हम फूड इनटेक कर रहे हो तो फूड हमारा ट्रैकिया में ना जाए, फूड पाइप में जाए। तो ग्लोटिस का काम हमें याद रखना है, वो क्या करेगा, एक फ्लैप है कार्टिलेज का बना हुआ जो प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। ओके, नेक्स्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है एक कार्टिलेजियस रिंग है। अब उस कार्टिलेजियस रिंग की बात करूं तो इस तरह से मान लीजिए कि ट्यूब है, इसके ऊपर सी शेप के कार्टिलेज होते हैं सिर्फ आगे की साइड पे। आप फील करना चाहो तो आप कैसे फील कर सकते हो, ये रीजन है, आप इस रीजन पे टच करके देखना, आपको कुछ रिंग आपको फील होगी और वही रिंग क्या है, कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये सिर्फ और सिर्फ आगे होते हैं, रिमेंबर पीछे नहीं होते, तभी मैंने सी शेप बोला। ओके यहां पर एक बार जरा प्रॉपर लोकेशन देखी जाए। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कहां जा रही है, मिड थोरेसिक कैविटी के बाद, और ये डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट, यानी कि फिफ्थ वर्टिब्रेट पे ये थोरेसिक के क्या हो जाती है, डिवाइड। अब थोरेसिक के फिफ्थ पे कैसे आइडेंटिफाई करें, कोई नहीं वो भी बताता हूं। देखो ये भी प्रैक्टिकल बताऊंगा,
स्केलेटन है, ये बैकबोन है, ये देख रहे हो सबसे छोटी वाली हड्डियां, ये सबसे छोटी वाली हड्डियां को बोलते हैं सर्वाइकल। ये हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। उसके बाद ये स्टार्ट होती है हमारे पास थोरेसिक। थोरेसिक 1 2 3 4 5, ये देख रहे, ये आ गई 5। अगर मैं इस 5 को आगे देखूं, ये देखिए, ये रही इसकी लोकेशन यहां पे। तो इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक ट्रैकिया क्या हो जाती है हमारी, ये बच्चों ये स्केलेटन बहुत छोटा है, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिया के अकॉर्डिंग अगर हम लेंथ देखें तो इतनी आ रही है। एक्चुअल में ट्रैकिया 10 से 15 सेंटीमीटर 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, क्योंकि स्केलेटन ये काफी छोटा है, ये एक आर्टिफिशियल मेड है, एक्चुअल नहीं है। तो ये हमारे को बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, हमें रिजेम्बलेंस बताएगा। तो 5th पे ये हमारे को लोकेशन यहां पर देगा यहां तक की। तो ट्रैकिया यहां से क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जब वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये ट्रैकिया आ रही है 2 पार्ट में डिवाइड होते बोलते हैं हम ब्रोंकाई। रिमेंबर द वर्ड ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई डिवाइड होती है रिपीटेड फॉर्म में और क्या बनाती है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। ये देखिए प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी से ये निकल रहा है, ये है मेरे लिए प्राइमरी। फिर प्राइमरी के बाद ये जो फॉर्म हो रही है ये क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी से जो निकल रही है ये क्या हो गई, टर्शरी। अब ये सेकेंडरी से निकल रही है, ये क्या हो गई, टर्शरी। अब इस सेकेंडरी टर्शरी से और ब्रांचेस बनेंगे, उन ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स के पास क्या होती है, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे जो और ज्यादा डिवाइड हो रहे होंगे, और जब वो एंड पे पहुंचेंगे तो हमारे को क्या मिलेंगी, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, और उस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एल्वेलाई। आपको यहां पर क्या याद रखना है, ट्रैकिया आती है, ट्रैकिया डिवाइड हो रही किस में, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। बच्चों ये नाम और टर्म एक्स्ट्रा नहीं है, एनसीईआरटी में ही है, तो हमें याद रखना है ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी टर्शियरी, सॉरी दोबारा बताता हूं, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल नहीं था सॉरी, ब्रोंकाई, देन प्राइमरी ब्रोंकाई टू सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन उसके बाद प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किसमें आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं, एल्वेलाई, एक बलून लाइक सैक में। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये देख रहे हैं, ये एक बलून लाइक सैक के अंदर जाके कन्वर्ट हो रहे हैं। आप अगर यहां पे फोकस करें तो यहां पर देख सकते हैं ये टर्मिनल, ये वाला पार्ट है टर्मिनल ब्रोंकाई, यहां पर जा रही है काफी सारी आर्टरी। अब ये जो देख रहे हो आप बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारा एल्वेलाई। ये देखिए कितनी सारी आर्टरीज और कैपिलरी आर्टरियोल वेन्यूल्स यहां पर जा रही हैं, जो क्या बनाती हैं, इसे रिच करती है ब्लड सप्लाई में। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एल्वेलस का, यहां पर हमारे को क्या देखने के मिलेंगी, आसपास काफी सारी ब्लड वेसल्स होंगी। अब क्योंकि यहां पर ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी का ही तो मेन रोल है, क्या कराना, ऑक्सीजन को इनटेक करना, क्योंकि आरबीसी के पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के पास एफिनिटी होती है, एफिनिटी यानी कि बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ऑक्सीजन के साथ। तो इस स्ट्रक्चर में आप फोकस कर सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका बड़ा वर्जन है, जिसपे बताया गया ये एल्वेलाई के अंदर वाला पार्ट है। बाहर यहां पर क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ये एक्सचेंज, फटाफट से इन्होंने क्या करा, जो भी ऑक्सीजन यहां पर आएगा उस ऑक्सीजन को क्या करा, सीधे ब्लड वेसल्स को दिया, और वो ब्लड वेसल्स आगे ले जा सके। पार्ट हो क्या रहा होगा, यहां अंदर से, इस अंदर वाले रीजन से ऑक्सीजन आ रहा होगा, फिर ऑक्सीजन यहां भी इसके अंदर है, यानी कि ऑक्सीजन यहां पे अंदर है, इसके अंदर। अब यहां से ये ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं,
ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा थिन होता है ये सरफेस, ताकि गैसेज इजीली क्या हो सके, एक्सचेंज। अब आपके पास ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के। सबसे पहला थिन परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन थिन और परमिएबल होनी चाहिए, रिच इन ब्लड सप्लाई, मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए, एंड लास्ट लार्ज सरफेस एरिया। मैं दोबारा बताता हूं, एयर ऑक्सीजन यहां से अंदर जा रही है, आप देख सकते हो बलून, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। मेम्ब्रेन काफी पतली है, यहां पर म्यूकस हमेशा रहेगा जो इसे मॉइस्ट रखेगा, तो मॉइस्ट सरफेस हो गया। अब ब्लड सप्लाई आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी है, तो रिच इन ब्लड सप्लाई। ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास रहेंगे एल्वुलाई के। तो यहाँ पर हमारा एल्वुलाई तक रेस्पिरेटरी पार्ट और कंडक्टिंग पार्ट खत्म होता है। अब उसके बाद जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल का और एल्वुलाई का, वो सब कुछ क्या फॉर्म करता है, हमारा लंग्स। ये देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट, ये सारा कुछ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वुलाई, तीनों पार्ट ये किसके अंदर आ रहे हैं, लंग्स के अंदर। तो ये सब कुछ काउंट होता है हमारा लंग्स के अंदर। अब लंग्स दो होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट वाला बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। क्यों होता है, रीज़न बता चुका हूँ, क्यों, हार्ट के स्पेस की वजह से। अब जो दोनों लंग्स हैं, वो दोनों लंग्स के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, रिमेंबर, डबल मेम्ब्रेन। इस डबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्यूरल मेम्ब्रेन, प्यूरल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं बाहर वाली मेम्ब्रेन की, जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे रिब केज के साथ अटैच होती है। ये देखिए, ये है रिब केज, इस रिब केज के अंदर ये जो पार्ट है, यहां पर कौन होते हैं, लंग्स। तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी वो किससे अटैच हो रही होगी, बेसिकली रिब केज के साथ, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन, वो किसके साथ होगी, लंग्स के साथ। और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं प्यूरल फ्लूइड। वो प्यूरल फ्लूइड बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। तो यहां पर हमारे पास हो गया लंग्स की एनाटॉमी। लंग्स के पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर। आउटर वाली थोरेसिक कैविटी के पास होती है, इनर वाली हमारी जो अटैच होती है वो लंग्स के साथ होती है। दोनों के बीच में स्पेस होता है, पेरी हमारे पास इंटरप्यूरल स्पेस, और उस स्पेस के अंदर क्या होती है, प्यूरल फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। यहां पर ये पार्ट खत्म। ये वाले डायग्राम पे बच्चों काफी बार पता है क्या होता है, एमसीक्यू में हमारे पास ऐसे पार्ट आ जाता है। यहां पर ये क्या बताया गया है कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कहां जा रहा है, एयर कहां जा रही है, नेजल पैचेस। नेजल पैचेस से कहां जा रही है, नेजल चेंबर, देन नेजोफेरिंक्स, देन ग्लोटिस से होती हुई लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एंड देन फाइनली एल्वुलर डक्ट। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक काउंट करूँ, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है मेरा कंडक्टिंग पार्ट, और ये लास्ट बचा हुआ पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्वियोलर पार्ट। क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएंगे, आपको एमसीक्यू में ऑप्शन दे दिया जाएगा,
आपको बताना होगा चूज दी कि यहाँ पर कौन करेक्ट पाथवे शो कर रहा है। इसलिए मैंने आप यहाँ पर स्लाइड के अंदर ये मार्क कर रखा है ताकि आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो, इन्हें ध्यान से नोट डाउन करके रखो, और एमसीक्यू की अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें अपने मार्क्स डिडक्ट मत करवाना बच्चों, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ही आप लोग के मार्क्स काफ़ी डिडक्ट होते हैं। ओके, लोकेशन ऑफ लंग्स। लंग्स होते कहाँ पर है? लंग्स सिचुएटेड होते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी क्या है? स्केलेटन में देखना, ये रिब केज है, रिब केज के ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? थोरेसिक कैविटी। फिर यहाँ पर एक डोम शेप की मसल आती है, डायफ्राम। डायफ्राम के जो ऊपर वाला पार्ट है कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, जो नीचे वाला पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी। दो कैविटी हैं, डायफ्राम के ऊपर वाला थोरेसिक, डायफ्राम के नीचे वाला एब्डोमिनल। सिंपल। अब देखो, प्रैक्टिकली अगर हमारे पास सामान हो तो उससे आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि इमेज हमारे दिमाग में ना अच्छी तरह से बनी रहती है और हम भूलते नहीं हैं। तो ये प्रैक्टिकली पढ़ने में बड़े मज़े आते हैं बच्चों। इस तरह से आप बायो के ये पार्ट और ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। चलो आगे भी देखते हैं। ये एक्सरे देख रहे हो, एक्सरे के अंदर ये वाला पार्ट देख रहे हो जो ब्लैक ब्लैक है, ये लंग्स है आपके, और यही आपके क्या शो करे? थोरेसिक कैविटी। फिर ये वाले डायग्राम में देखो, ये क्या है? ये आपकी डायफ्राम मसल है। इसके ऊपर वाला पार्ट थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला पार्ट एब्डोमिनल कैविटी। अब लंग्स बेसिकली जो सिचुएटेड है थोरेसिक कैविटी में, ये पता है क्या है? एक एयर टाइट चेंबर है। ये ऐसा एयर टाइट चेंबर है कि जहां से गैस लीक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी भी बिहाफ पे गैस लीक हुई तो लंग क्या हो जाएंगे? पंचर, और हम सांस नहीं ले पाएंगे। मतलब समझ में नहीं आया? समझाता हूं, देखो सुनो। लंग्स में से अगर लंग्स मान लो बलून की तरह है, और उसी बलून में से कॉन्टिन्यूसली गैसेस आगे जा रही है, लेकिन प्रेशर मेंटेन है, वो बलून की शेप वैसी ही चेंज क्या होगी? वो एक्सपेंड होगा, रिलैक्स होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन रहेगी, उससे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, और एक जो मैक्सिमम शेप मैक्सिमम बड़ा होता है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप बलून में होल कर देते हो तो क्या होगा? बलून तो बिल्कुल पिचक जाएगा, सारी की सारी हवा निकल जाएगी। तो वही लंग्स के साथ होगा, और उसे ही कहते हैं हम लंग पंचर। इसीलिए लंग हमारे एक्चुअल कहाँ पर है? एक एयर टाइट कंटेनर, जहाँ पर जो शेप है, जब लंग्स की अगर चेंज भी हो रही है तो पर्टिकुलर तरीके में ही चेंज हो। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। अब आगे से क्या होता है हमारे पास? पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और आगे क्या होती है? स्टर्नम। देखिए आगे ये स्टर्नम बोन है, पीछे है वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टर्नम से ये रिब केज अटैच होता है। रिब केज की एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। अब मैंने आपको बता दिया लोअर साइड पे क्या है हमारे पास? डायफ्राम। तो हर जगह से कवर है ये। अब एनाटॉमिकली जब सेटअप करते हैं लंग्स का, तो इस तरह से करते हैं कि लंग्स की शेप वो एक्सपेंड हो सके और वापस अपनी शेप को क्या कर सके? रिगेन कर सके। और उसमें हेल्प करती है हमारी डायफ्राम मसल। नहीं, सिर्फ अकेली डायफ्राम मसल नहीं है। आप लोग को बता दूं, जो रिब केज है ना, ये रिब केज भी एक्सपेंड होता है। आपको लग रहा होगा कैसे? अब आप एक काम करो, मेरे को ध्यान से देखना। जब मैं ऐसे हूँ नॉर्मल, मेरे हाथ पे फोकस करना कि मैं, हाथ मेरा यहाँ पर है, जब मैं ब्रीथ इन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होगे मेरा हाथ मूव कर रहा है। देखो, तो यहां पर रिबकेज मूव हो रहा है, रिबकेज का साइज एक्सपेंड कर रहा है, और फिर वो वापस रिलैक्स हो रहा है। तो बेसिकली थोरेसिक कैविटी बनी है एनाटॉमिकली कुछ इस तरह से है कि लंग्स की शेप इजीली चेंज हो सके और लंग्स के अंदर की जो कैविटी है वो बढ़ सके।
ताकि हम गैसेस को क्या कर सके, इनहेल कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम गैसेस इनहेल ही नहीं कर पाएंगे। और कंसेप्ट समझते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर बॉयल फ्लो पढ़ा होगा। आप लोग बता सकते हो बॉयल फ्लो होता क्या है और क्या होता है बॉयल फ्लो के अंदर? सोचो सोचो बच्चों, क्या होता है बॉयल फ्लो? नहीं याद? देखिए, बॉयल फ्लो कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर मेरा होगा कम। अब वहीं पे फोकस करिए। जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो मेरी चेस्ट कैविटी जो यूं थी वो बढ़ गई, साइज बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनसाइड दी थोरेसिक कैविटी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। एटमॉस्फेयर का बाहर का प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। अब बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम। ऑक्सीजन सॉरी एयर कहाँ जाएगी, अंदर। और वहीं पर अगर मैं एक्सहेल करूं, एक्सहेल करने पर इनसाइड जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा बाहर के प्रेशर से, और हम एयर को क्या कर पाएंगे, एक्सहेल कर पाएंगे। ये पता है सिर्फ और सिर्फ ऐसा किस लिए, क्योंकि हमारी थोरेसिक कैविटी जो है वो बनी कुछ इस तरह से, उसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, ताकि हम इजीली अपने लंग्स का वॉल्यूम क्या कर सके, पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज कर सके। पल्मोनरी वर्ड रिमेंबर, दोबारा मेंशन कर रहा हूं, लंग्स के लिए क्या जाता है। तो लोकेशन ये वाला पार्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। सबसे पहला होता है हमारे पास ब्रीदिंग, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होना। देन होता है गैसेस डिफ्यूजन, ये एल्वेओलाई में होता है, गैसेस डिफ्यूज होती हैं। देन गैसेस का ट्रांसपोर्ट, गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर गैसेस जब ट्रांसपोर्ट करते तो ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस जो होगा, जैसे आरबीसी ऑक्सीजन को करवा रही है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उसे टिश्यू के पास लेके जाएगा, तो टिश्यू के पास गैसेस एक्सचेंज होंगी। एंड देन फाइनली सेल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर यही जो स्टेप चल रहे थे किस तरह से, इस तरह से, ये किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उल्टा। सबसे पहले मैं ब्रीद इन करूंगा, ऑक्सीजन गया, फिर एल्वेओलाई में ऑक्सीजन चेंज हुआ, ऑक्सीजन ब्लड में गया, फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, टिश्यू के पास लेकर आया, टिश्यू ने डिफ्यूज करा, ऑक्सीजन का यूटिलाइज हुआ। अब टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा, टिश्यू ब्लड में आया, सॉरी ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेओलाई में आया, फिर हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग, एक्सहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये स्टेप रहेंगे। क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट आता है, कभी कभी मोस्टली ये क्वेश्चन काफी बार देखा गया सीबीएसई में। आप लोगों का 3 मार्क या 2 मार्क के रिगार्डिंगली आता है, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व। अगर आप एक भी स्टेप ऊपर नीचे करते हो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि स्टेप यहाँ पर एक फ्लो में चल रहे हैं। ये नहीं कि आप कोई बच्चा कह रहे पल्मोनरी वेंटिलेशन लिख के बाद उसके बाद कर दे टिश्यू डिफ्यूजन, मतलब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली गैसेस मतलब ब्रीद इन करा और उसके बाद गैसेस सीधे टिश्यू के पास पहुंच गई, बीच वाला पार्ट कहाँ गया। तो हम इसे फ्लो में ही याद रखना है और वैसे ही लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इस पे एम्फसाइज करना है हम सब ने। अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 पार्ट होते हैं, इंस्पायरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लंग्स से बाहर निकालना। इंस्पायरेशन ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर टू लंग्स, एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल फ्रॉम द लंग्स, दैट्स इट। अब इंस्पायरेशन देखिए, इससे पहले जरा थोड़ा मसल पे फोकस कर लेते हैं, कौन कौन सी मसल हेल्प करती हैं। पहला डायफ्राम, दूसरा ये आप रिबकेज देख रहे हैं, रिबकेज के बीच में ना मसल होती है, इन मसल को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। हमने ये 2 मसल याद रखनी है। अब देखिए यहां पर काम भी 2 दे रखे हैं। डायफ्राम मसल क्या होगी, जो डोम शेप की थी
वो फ्लैट हो जाएगी। डायफ्राम मसल फ्लैट हुई, इंटरनल जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल है वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही डायफ्राम क्या होगी, फ्लैट, डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से, जैसे मान लीजिए ये यहां पर ये डोम शेप था, ये डोम शेप कहां जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसकी वजह से जो साइज होगा, वर्टिकल वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज होगा, वर्टिकल यानी कि डाउन अपवर्ड, वॉल्यूम ऐसे था जैसे मैंने ब्रीद इन करा, ये फ्लैट हो गया, ये डाउन गया, पहले यूं था। देखिए आप लोग देख सकते हो कैविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंटरकोस्टल मसल, जैसे ही मैं ब्रीथ करूंगा ये भी कांटेक्ट करेंगे। इसने क्या करा, पहले यूं था, कॉन्ट्रैक्ट करा तो साइज यूं था, इसे एक्सपेंड करा। डायफ्राम ने ऐसे एक्सपेंड करा, इंटरकोस्टल मसल ने इस तरह से। डायफ्राम वर्टिकली काम करेगी और इंटरकोस्टल मसल हॉरिजॉन्टली काम करेगी। वर्टिकली हम यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ करते, हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, ऊपर नीचे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर बायोलॉजी के अंदर, और यहाँ पर रिब्स केज और स्टर्नम लिफ्ट अप हो रही है, ऊपर आ रही है, तो ये कर रही है आगे और पीछे। आगे और पीछे को बायोलॉजी में बोलते हैं डॉर्सल वेंट्रल, आगे मतलब वेंट्रल, पीछे मतलब डॉर्सल। दोनों ही केसेस की वजह से थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमारे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम। एयर क्या करेगी, मूव करेगी लंग्स के अंदर, और हम क्या कर पाएंगे, इंस्पायर। इंस्पायर वाले केस में देख सकते हैं जो रिब केज है ये नीचे है, ये जैसे बाल्टी का ये पकड़ने वाला पार्ट होता है ये नीचे है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये देखिए ये ऊपर जाता है। ये इनहेलेशन में जो पार्ट था ये नॉर्मली ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा इस तरह से, ताकि ये क्या हो सके। ये देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ डिफरेंस तो ये इतना है, लेकिन यहाँ से देखूँ ताकि ये क्या कर सके, जब ये ऊपर जाएगा तो आगे पीछे की कैविटी स्पेस बढ़ा सके। एक्सपायरेशन सबसे आसान है। एक्सपायरेशन में क्या है, इंटरकॉस्टल मसल अब क्या हो जाएगी, रिलैक्स होगी, तो कैविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, डॉर्सोवेंट्रल। डायफ्राम फ्लैट हुई थी वो वापस डोम शेप की हो जाएगी, तो अगेन आपकी कैविटी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, एंटीरियर पोस्टीरियर। थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। प्रेशर इनसाइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हम एयर क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट होती है थ्रू द बॉडी। तो इंस्पायरेशन में हमारे पास क्या था, जो डोम शेप मसल थी ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है, ये यहां पर आनी चाहिए थी। ओरिजिन में डिफरेंस देख सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा। फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर हम देखें तो ये रहती है हमारी कैविटी, और ये देखिए ये यहां से इंक्रीज हो रही है, चेस्ट कैविटी इस तरह से बढ़ गई। यहाँ पे चेस्ट कैविटी वापस छोटी हो गई और डायफ्राम वापस ऊपर चली गई। तो बस हमारे को ये मसल्स का काम याद रखना है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, दो मसल का काम याद रखना है, एंड देन हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बस खत्म इतने से पार्ट में। सिंपल है, जो आप इंस्पायरेशन में पढ़ रहे हो बस उसका उल्टा लिखना है एक्सपायरेशन है। आप इंस्पायरेशन याद कर लो, एक्सपायरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और दो मसल के काम याद रखने हैं, डायफ्राम वर्टिकल इंक्रीज करेगा जिसमें वर्ड याद रखना है एंटीरियर पोस्टीरियर, और इंटरकॉस्टल मसल हमारा इंक्रीज करेगा किस तरह से, आगे पीछे, जिसमें हमें वर्ड याद रखना है डॉर्सोवेंट्रल इंक्रीज करेगा। दैट्स इट। ओके, आप लोगों को पता है हम अपनी ब्रीदिंग यानी कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कुछ एडिशनल मसल।
और वो एडिशनल मसल में हमारी हेल्प करता है एब्डोमेन। तो अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन पे विच मसल हेल्प इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, तो हमें बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है, एब्डोमिनल मसल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ऑन एन एवरेज हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 to 16 टाइम पर मिनट। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर एक लेडी यूज कर रही है, एक स्पायरोमीटर होता है। स्पायरोमीटर बेसिकली क्या करता है, ये हमें बताता है कि किसी भी पर्सन का जो ब्रीदिंग रेट है, पल्मोनरी फंक्शन है, वो प्रॉपर है या नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट जो हमारे को क्या करके देगा, ये बताएगा किसी भी पर्सन की पल्मोनरी कैपेसिटी वॉल्यूम करेक्ट है या नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भी इसी पार्ट पे, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। हमारे पास सबसे पहला क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अभी मैं नॉर्मली या आप लोग जो सब नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होंगे, आप लोगों को फील भी नहीं हो रहा ब्रीथ कर रहे हो, उस टाइम पे हम जो बेसिकली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं वो कितना कर रहे होते हैं, 500 ml एयर नॉर्मली। इंस्पायर और एक्सपायर में दोनों की बात कर रहा हूं, कितना, 500 ml। अब लेकिन टाइडल वॉल्यूम कंसिस्ट करता है 150 ml ऑफ डेड स्पेस एंड 350 alveolar volume. What is the meaning of dead space? नेजल कैविटी के बाद हमारा ब्रोंकाई तक जो पार्ट एयर जो वहां पे स्टेन रहती है, सस्टेन रहेगी, जो बेसिकली एक्सचेंजिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसे हम क्या कहते हैं, डेड स्पेस। तो जो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर एयर रहेगी, सिंपल सा मीनिंग याद रखते हो, जो कंडक्टिंग पार्ट में एयर रहेगी वो है डेड स्पेस, और जो एल्वेलर पार्ट में एयर रहेगी जो एक्सचेंज हो रही है वो कहलाएगा हमारा एल्वेलर वॉल्यूम। इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है टाइडल वॉल्यूम। तो कभी कभार पूछा जाता है भाई आपका टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेड स्पेस प्लस एल्वेलर वॉल्यूम। और याद रखना एक हेल्दी पर्सन के जो इंस्पायर और एक्सपायर होता है अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है, 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मैं फोर्सफुली कितनी एयर ब्रीद इन कर सकता हूं, फोर्सफुली कितनी रिमेंबर एयर ब्रीथ कर सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2500 से 3000 ml। फिर आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ERV हमें क्या बताता है, पर्सन एक्सपायर कर सकता है फोर्सफुली कितनी एयर, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1000 से 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, जो कितना रहेगा 1100 से 1200 ml। यानी कि देखिए इंस्पायर हमने करा फोर्सफुली, उसके बाद फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी कुछ एयर हमेशा क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना करे, और उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बेसिकली क्या होती हैं, हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, फ्यू वॉल्यूम एड अप करेंगे जो हमें देता है कैपेसिटी। सबसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेसिकली क्या है, अगर मैं टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ ऐड कर दूं,
मेरे को मिलेगी टोटल मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आप यहां पर वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, 500 प्लस 2500 टू 3000, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 3000 टू 3500 ml, जो मेरा हो जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, टीवी प्लस ईआरवी। टीवी कितना 500, ईआरवी कितना था हमारा 1000 से 1100, एडअप करेंगे कितना आ जाएगा 1500 टू 1600 ml। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमें क्या बताता है? वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स के अंदर रहेगा, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, जो होता है ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी कितना था हमारा 1100, सॉरी 1000 टू 1100 प्लस 1100 टू 1200। सो इन दोनों वॉल्यूम को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो हमारी रेंज जो कम और ज्यादा से बनेगी वो कितनी बनेगी 2100 टू 2300 ml, इसके बीच में। फिर आता है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम पर्सन कितना ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्सफुली एक्सपायरेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये क्या इंक्लूड करता है हमारे पास ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी अब इसकी रेंज कितनी जाएगी हमारे पास 1000 प्लस 500 प्लस 2500, 4000 से 4600 ml। एंड द लास्ट टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल लंग्स कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो सिंपल हम याद रखेंगे, हमें क्या निकालना है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जो भी वाइटल कैपेसिटी आई थी उस वाइटल कैपेसिटी में हमें किसको ऐड करना है, रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारी कितनी आई थी VC प्लस RV। VC था हमारा 4000 से 4600 ml प्लस 1100 से 1200 ml, जिसकी रेंज जाएगी हमारी 5100 टू 5800 ml। तो ये होती है हमारी टोटल लंग्स की कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटी वाला पार्ट खत्म। तो जो आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू जरूर याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी, क्या होता है वैल्यूज़ के बिहाफ पे क्वेश्चन दे देंगे, जैसे बोलेंगे कैपेसिटी है हमारी 2100 से 2300, बताओ ये कैपेसिटी क्या है, FRC है, EC है, IC है या VC है। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ तो मेंशन है ही नहीं और क्वेश्चन किस पे आ गया, वैल्यूज़ पे, तो हम कैसे करेंगे, इसलिए मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। तो वैल्यूज़ को ज़रूर याद रखना या वैल्यूज़ को निकालना ज़रूर याद रखना। आप दोनों में से कोई भी तरीका याद रखो, आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पर जैसे आप वैल्यू देख सकते हैं, लंग्स का वॉल्यूम जितना भी रहता है, ये वैल्यू जो रहती है टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ये हमारा जो रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम जितना है उतना,
उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद हमारा ये टाइडल वॉल्यूम काउंट होता है। और अगर मैं फोर्सफुली इंस्पायर करूंगा तो ये मेरा टोटल वॉल्यूम आता है। कैपेसिटी के बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हमारी बताती है पूरी की पूरी, यहाँ पर ये पूरा टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर के बिहाफ पे नहीं है, आपको ये बताने के लिए है कि एक्चुअल में टाइडल वॉल्यूम की रेंज कहाँ पर आती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहाँ आता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहाँ आता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी किस तरह से काउंट होती है। ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ चीजें बताने के लिए। हम ये सोचते हैं कि 500 से शुरू हो रहा है तो टाइडल वॉल्यूम नहीं भाई। वॉल्यूम की जब मैं बात करूं तो ऑलरेडी मेरे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है, ऑलरेडी मेरे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उसे स्टोर करने के बाद की बात कर रहे हैं। सो यहां पर हमारा जितना भी कंडक्टिंग पार्ट, वॉल्यूम के रिगार्डिंगली पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस का पार्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। बेसिकली जो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होता है वो दो पार्ट में होता है, एक एल्वेलाई और ब्लड, दूसरा ब्लड एंड टिश्यू। अब एल्वेलाई क्या करता है, सर्व करता है मेन साइड जहां पर गैसेस क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। और प्रोसेस हमें यहां पे याद रखना है कि किस प्रोसेस के थ्रू यहां पे गैसेस एक्सचेंज होंगी। वो प्रोसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फैक्टर क्या होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तीसरा आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और चौथा आता है सरफेस एरिया। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट जो पार्शियल प्रेशर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट समझते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारे गैसेस हैं, उसका कंसेप्ट समझते हैं पहले। एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब वो मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या क्या है, हमारे पास काफी सारे गैसेस है, जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है वाटर वेपर, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास काफी अदर गैसेस भी हैं। अब इंडिविजुअल गैस के थ्रू लगने वाला प्रेशर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। सो यहां पे हम पॉइंट करके देख सकते हैं, ईच गैस एक्सर्ट इज ऑन प्रेशर, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। अगर हमें यह पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करना हो तो हर एक गैस की एक परसेंटेज होती है। परसेंटेज के बिहाफ पे देखें तो सबसे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम क्वांटिटी में अदर गैसेस है। अब हमारे पास टोटल प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, 760 mmHg। तो जो भी परसेंटेज है अगर मैं उसे 760 mmHg से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इंडिविजुअल गैस का क्या निकाल सकता हूं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं। इसी पार्शियल प्रेशर के कंसेप्ट को निकालने का एक तरीका केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब बस पार्शियल प्रेशर का इतना पार्ट याद रखना है, बाकी स्लाइड में जो मेंशन किया गया है, जितना मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ उतना याद रखना है, बाकी इसमें से ज्यादा कुछ नोट करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। मीनिंग पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है और इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वापस चलते हैं, तो अगर हम पार्शियल प्रेशर देखें, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना होता है 159, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 0.3। देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 158.8 है, जिसने हमने राउंड ऑफ करके 159 mmHg रखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg। एल्वेलाई के अंदर वही प्रेशर कितना हो जाता है ऑक्सीजन का 40, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी एल्वेलाई के अंदर वही प्रेशर कितना हो जाता है 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है 40। डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो तब डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा 40, कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा 45। ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाएगा 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 40। टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रहेगा हमारे पास 40, कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा 45। अब आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी रियल गैस की, PV = nRT।
दैट PV इज इक्वल टू N बाय V इंटू RT। N बाय V क्या होता है? C। कंसंट्रेशन, ये दोनों अगर मेरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात करूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी यानी कि कंसंट्रेशन। तो पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा किसी भी गैसेस की कंसंट्रेशन पे। एक लॉ भी होती है क्लास 12 में इसकी, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस, यानी कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी, पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा। ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, आगे समझते हैं। इस डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। डायग्राम पे जब हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये टिश्यू है, टिश्यू यहां पे क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो क्या करेगा, C6H12O6 प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करूंगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं टिश्यू के अंदर जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट। टिश्यू के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर क्या था, 45, जबकि ऑक्सीजन का कितना था, 40। आप देख सकते हैं टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40, कार्बन डाइऑक्साइड का 45। रीजन कंसंट्रेशन। तो अगर हम इस तरह से कंसंट्रेशन के साथ रिलेटेड करके चलेंगे तो हम अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, इसलिए वो कहां जाता है, ब्लड कैपिलरी में, और यहां पर क्या फॉर्म करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि यहां पर CO2 क्या है, ज्यादा, और इस पॉइंट पे CO2 क्या है, कम। तो सिंपल डिफ्यूजन यहां होगा, यहां पे हायर प्रेशर, यहां पर लोअर प्रेशर। अब यहां पर अगर हम देखें, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का रहता है वो हमारा कितना रहता है, 95, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहता है, 40 रहता है। तो यहां पर O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से O2 यहां जा रहा है। तो ये कंसंट्रेशन का ही पार्ट है। आप कंसंट्रेशन को बस प्रेशर के साथ रिलेट करके चलो, आप लोग आराम से याद कर पाओगे। अब हम पहुंचते हैं एल्वेलाई पे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ऑब्वियसली बात है हाई होगी, एल्वेलाई में लो होगी, जिसकी वजह से CO2 कहां जाएगा, एल्वेलाई में जाएगा। क्यों, फिर हम क्या पढ़ते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 45, वहीं पे एल्वेलाई में कितना होता है, 40, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में जाती है। अब बात करते हैं एल्वेलर पार्ट में। अब क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा, कम, यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा। अब पार्शियल प्रेशर यहां पर कितना होता है, 104, और यहां पर प्रेशर कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 40। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप, कितना ज्यादा डिफरेंस है। उसकी वजह से ऑक्सीजन एल्वेलाई में से कहां आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वही ब्लड जाता है हमारे हार्ट के पास, हार्ट उसे पंप करेगा, वापस टिश्यू के पास आएगा, एंड देन वही सेम साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। बस कंसंट्रेशन को रिलेट करके चलो पार्शियल प्रेशर के साथ हम इजीली कर पाएंगे। आप लोगों को याद रखने में दिक्कत होती है पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज। एक चीज याद रखिए, पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड और का रहेगा उसकी रेंज रहेगी 45 और 40। इसके अलावा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, एटमॉस्फेयर में तो 0.3 है, बहुत कम हो जाता है। अब वेरिएशन हमारे को ऑक्सीजन का याद रखना है।
एल्वेलाई में 104 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यू में जाकर वो वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 40। तो रेंज अगर हम देखें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फोकस कीजिए, 40 45 40 45 बस यही आ रहा है। लेकिन एल्वेलाई में मैंने जैसे बताया 104 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, बाकी 40 40। तो बस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एल्वेलाई में हमारा रहेगा 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा 95। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादातर जो वैल्यू यूज होगी वो 40 40 होगी। अब आप कंसंट्रेशन याद रखिए। एक बार बताइए, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो उसका प्रेशर कम। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम। तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पे हम इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का कंसेप्ट हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम इजीली एक पॉइंट याद रख पाएंगे प्रेशर के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारा का सारा पार्ट है जो यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी बता चुका हूँ। एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कम है, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ आता है एल्वेलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सेम टिश्यू में बात करें, टिश्यू में जब मैंने आप लोगों को समझाया था, टिश्यू में क्या बताया था, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है कमी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से कैपिलरी में जा रहा है। कंसंट्रेशन के भी आपको जिस तरह से मैंने बताया वही सेम चीज़ आप प्रेशर के साथ रिलेट करके चलिए। इस तरह से टिश्यू और एल्वेलाई के अंदर क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज हो पाती है। अगला पार्ट आता है सॉलिबिलिटी। ओके, ये जो सॉलिबिलिटी का पार्ट है, ये सॉलिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं वाटर के अंदर। आप लोग को बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉलेबल होती है वाटर के अंदर एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो सॉलिबिलिटी का हमें क्या लेना देना, सॉलिबिलिटी से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। एयर के अंदर बात करूं, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 100 mmHg। ओके, स्पेसिफिकली अब वहीं पर अगर मैं वाटर के अंदर चला जाऊंगा तो पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है। यही सेम चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस हमें क्या बताता है कि डिसॉल्व फॉर्म में किस तरह से गैसेस ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी। एक बात बताइए, हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड किससे बना है, दो कंपोनेंट से, ब्लड कैप्सूल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या कंटेन करता है भाई 90 to 92% क्या कंटेन कर रहा है, वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है गैसेस का यहाँ पर मुझे क्या पढ़ना है कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगी। अब वाटर के अंदर डिसॉल्व कौन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम आगे जाके पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, डिसॉल्व फॉर्म में, जबकि ऑक्सीजन होती है लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं हो रही है ना पानी में। कार्बन डाइऑक्साइड इजीली हो रही है, तभी वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट इजीली हो पा रही है, ये नहीं हो रही है इसलिए वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। सॉरी, ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन की जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वाटर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हो रही है। और जब हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस किस किस फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीजन हमारे को बहुत कम फॉर्म में देखने को मिलेगी कि वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है एज कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए, मेम्ब्रेन की थिकनेस से पहले पॉइंट समझते हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली क्या होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरी एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज, तीसरी बेसमेंट सब्सटेंस जो उन दोनों के बीच में होता है। देखिए डायग्राम में ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये होता है बेसमेंट सब्सटेंस। उसके बाद अगर हम देखें ये रीजन, ये हमें क्या बताता है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी।
एंड उसके बाद ये रीजन, ये जो वॉल देख रहे हो आप लोग, ये वॉल, ये क्या होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये 3 लेयर होती है, इन 3 लेयर की थिकनेस बहुत मैटर करती है। अगर ये थिकनेस ज़्यादा होगी तो गैसेज एक्सचेंज इजीली नहीं हो पाएंगी, अगर ये थिकनेस कम होगी तो गैसेज एक्सचेंज जल्दी होगी। और ये थिकनेस जो होती है इसकी वैल्यू होती है 0.5 माइक्रोमीटर, बहुत पतली होती है। इसी वजह से यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज जो होती हैं वो बहुत जल्दी हो पाती हैं। चौथा आता है सरफेस एरिया। ओके, एल्वियोलाई की अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई की शेप कैसी होती है? बलून शेप। बलून शेप यानी कि वो एक स्फेरिकल बना रहा है। स्फेरिकल क्या करेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। और आप लोग को पता है हमारे लंग्स के अंदर टोटल अगर देखी जाए तो 300 मिलियन अराउंड एल्वियोलाई है। और वो 300 मिलियन एल्वियोलाई, एक अगर हम एक एक एल्वियोलाई को निकालें और एक बेसिकली एरिया पे बिछाएं तो एक टेनिस कोर्ट बन जाएगा। टेनिस कोर्ट यानी कि 70 मीटर स्क्वायर एरिया तक क्रिएट करेगा। सोचो कितना एरिया इंक्रीज कर रही है ये। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। नेक्स्ट, जितने भी मैंने अब आप लोगों को पार्ट बताया ये सारे के सारे फैक्टर जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं गैसेस एक्सचेंज। अगर इनमें से कोई भी एक भी अफेक्ट होगा तो गैसेस एक्सचेंज पे ही क्या होंगी? अफेक्ट होंगे। पार्शियल प्रेशर का यही कंसेप्ट जब हम देखते हैं, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। वो गैसेस एक्सचेंज क्या होते जाएंगे? मुश्किल होती जाएंगी ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे। पार्शियल प्रेशर कम हो गया। सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंगली भी अगर हम देखें तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर किसी भी तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या डायरेक्टली मेंटेन करेगा? तो प्रेशर वहाँ पे डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करेगा? वो कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। कंसंट्रेशन से सॉल्युबिलिटी इन्फ्लुएंस होंगी। तो ये फैक्टर डेली लाइफ में हमारे हो रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर का हाई एल्टीट्यूड के रिगार्डिंगली अगर हम कोई पर्सन जा रहा है तो वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, अगर हम स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं तो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। बस वो सारे के सारे इन चारों फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहेंगे। चारों में से अगर एक भी फैक्टर क्या होता है, एक भी फैक्टर हमारा चेंज हुआ, हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है वो अफेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस जो होती हैं बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं? ऑक्सीजन को मुझे ट्रांसपोर्ट करना है लंग्स से टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड को करना है टिश्यू से लंग्स में। ऑक्सीजन 2 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। 97% वो ट्रांसपोर्ट होती है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें आरबीसी के ऊपर एक पिगमेंट होता है कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अगर हम आरबीसी का स्ट्रक्चर देखें, आरबीसी कुछ इस तरह से, इसके सरफेस पे यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और उसे ट्रांसपोर्ट कराएगा। मैंने परसेंटेज कितनी बताई? 97। मैंने आप लोगों को इससे पहले टॉपिक बताया था कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। देख लीजिए, ऑक्सीजन मात्र सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है? डिसॉल्व फॉर्म में। अब कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 20 से 25% कार्बिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है। 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और 7% वो होती है डिसॉल्व फॉर्म में। तो ये हो गई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, इसके ऊपर ये क्या है? ये है हीमोग्लोबिन। आरबीसी मान लीजिए कि ये क्या, एक तरह की क्या है? ये कार है और हीमोग्लोबिन उसके ऊपर वो बैठी सीट है।
कितनी सीट है इसके पास? 4। तो कितने मेंबर आ सकते हैं? 4। तो ये कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है? 4। सो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पे सीट कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 4, तो ट्रांसपोर्टेशन भी कितने का होगा? 4 मॉलिक्यूल का। अब पॉइंट समझते हैं, हीमोग्लोबिन आपको किस फॉर्म में मिलेगा? HHB। जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, नाउ व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? हायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होनी चाहिए? लोअर। टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करेंगे, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हम उसके भी आप पे बात करेंगे। टेम्परेचर रिमेन सेम, क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ पे अफेक्ट करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास कंसेप्ट एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। यहां पर हमारे पास क्या रहेगा? एसिडिटी या बेसिसिटी, जिससे जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर सके। आगे आपको समझ में आएगा ये रिएक्शन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आगे जब ये कंसेप्ट आएगा तो आप देखोगे कि मैंने ये जो रिएक्शन लिखी थी ये ज़रूरी क्यों थी। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करके रखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी इस पॉइंट पे। ये रिएक्शन आगे जाके मर्ज होंगी जब आगे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और आगे जब हम जाके पढ़ेंगे हमारे पास बाइकार्बोनेट की फॉर्म। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रहने वाली क्या है? नेचर होना चाहिए बेसिक, यानी कि हायर पीएच। तो ये ऑक्सीजन जाके H को हटा के क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन H+ आयन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है। अगर मैं एसिडिटी बढ़ा दूं, यानी कि H+ आयन बढ़ा दूं, H+ आयन बढ़ने की वजह से HbO2 ब्रेक होगा और क्या बनाएगा? HHB+O2। अब ये रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी मैंने आपको बताया ना, आगे काम आएगी, वहां पे ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ये हमारे को एक सिग्मोइड कर्व देता है। सिग्मोइड कर्व का मतलब क्या है? ये एक एस शेप कर्व दे रहा है। सिग्मोइड कर्व की जब हम बात करेंगे ये कैसा होता है? एस शेप। ये हमें बताता है, एक बात बताइए, हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी रहेगी वो बॉडी में फिक्स रहने वाली है, या अगर हम हीमोग्लोबिन की वैल्यू जब हम चेक करते हैं तो हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम। तो मैं उसी के रिगार्डिंगली बात कर लेता हूँ। तो उस 100 ml ब्लड के अंदर जो 15 ग्राम है, भाई 15 ग्राम उस पर्सन की कांस्टेंट वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऑक्सीजन मैं चाहे पार्शियल प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाता रहूँ, लेकिन एक टाइम पर आने पर ये जो सीट थी, क्या ये सीट वैसी की वैसी ही रहेंगी? ये फिल नहीं हो जाएंगे? क्योंकि मान लीजिए ये एक आरबीसी है, 10 आरबीसी है, तो टोटल कितनी सीट हो गई? एक आरबीसी के पास 4 सीट, यानी कि 4 हीमोग्लोबिन। 10 आरबीसी के पास 40, क्या ये 40 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज़्यादा कर पाएगा? अब जितने 40 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनकी उतनी कंसंट्रेशन होगी, उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा। एक है तो पार्शियल प्रेशर 1, ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। लेकिन एक बात बताइए, अब मैं पार्शियल प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दूं, लेकिन आरबीसी कह रहे हैं मैं तो फर्स्ट 40 हूँ, अगर मैं 40 से ज़्यादा हूँ ही नहीं तो मेरे ऊपर आप और थोड़ी ना बैठा सकते हो। ये कोई क्या कहते हैं, हमारी डीटीसी की बस तो है नहीं कि आओ जी ज़बरदस्ती घुसट जाओ, नहीं, ऐसा काम तो नहीं चलने वाला ना। ये डीटीसी बस नहीं है, ये 4 सीट है तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही आके बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। उस बिहाफ पे हमारे पास क्या होता है? पार्शियल प्रेशर में जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा आते रहे, चाहे कंसंट्रेशन मेरी ऑक्सीजन की बढ़ती रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जो सैचुरेशन है वो एक फिक्स हो जाएगा। अब सैचुरेशन इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब ग्राफ में एक पॉइंट समझते हैं। अगर मैं पार्शियल प्रेशर देख रहा हूं 20 mmHg,
तो सैचुरेशन मेरा आ रहा है 35, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेनिंग स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के अंदर क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जब 40 mmHg पे जा रहा हूं तो सैचुरेशन हो चुका है 75। ये मुझे बताता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन सिस्टमैटिक वेन, क्योंकि हमने 40 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली रहता है, तो यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दे रहा है। अब मैं आया 100, ये मेरे को सैचुरेशन दे रहा है, ये सैचुरेशन देता है अराउंड 98 पे। ये मुझे शो कर रहा है कि जैसे ही 100 mmHg आएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड अटेन हो जाएगा। अगर आप समझ में नहीं आया ना, दोबारा समझते हैं। पार्शियल प्रेशर देखते हैं। मैं यहां पे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई की। ऑक्सीजन का कितना पड़ा था 104, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 40। तो पॉइंट क्या है, जैसे ही पार्शियल प्रेशर 40 होगा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी सैचुरेशन पर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये मेंशन किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने सैचुरेशन पर आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा। लेकिन ऑक्सीजन के लिए मेरे को वैल्यू कितनी लेके जानी पड़ेगी 104, तभी जाकर वो अपने सैचुरेशन पे पहुंचेगा और गैसेस क्या हो पाएंगे, एक्सचेंज हो पाएंगे। इस तरह से ये जो कर्व है ये हमें हेल्प करता है क्या जानने पे, वैल्यूज। अब ये कर्व पता है चेंज भी होता है। पॉइंट क्या है, जब तक ये मैं कर्व का चेंज ही नहीं बताऊंगा आप लोग कर्व समझ ही नहीं पाओगे कि ये कर्व चेंज किस तरह से हो रहा है। ओके, पहले फैक्टर जानते हैं। फैक्टर क्या क्या होता है। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन। ओके, मैंने आप लोगों को रिएक्शन क्या लिखवाई थी, HHB प्लस O2 क्या बना रहा है, HbO2 प्लस H प्लस आयन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। ओके, फिर H प्लस आयन क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। मैंने बताया था बेसिसिटी, टेम्परेचर लोअर होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ है तो रिएक्शन फेवर करेगी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट से राइट। लेकिन अगर यहां पर क्या कर दिया जाए, और ये सारा कुछ हमारे को कहां पर देखने को मिलेगा, पहले वो पॉइंट जान लेते हैं, एल्वियोलाई। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बोला, अगर इसे हम क्या कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इन पे फोकस करते हैं। तो रिएक्शन जो होनी थी HbO2 H प्लस, ये मेरा बना लेगा HHB प्लस O2। ये मुझे ये बता रहा है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम। यहाँ पर क्या रन कर रही होती है, ब्लड कैपिलरी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा, राइट। अब ऑक्सीजन मेरा यहां पर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरा इधर जा रहा है। जब ये शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन आता रहेगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता रहेगा, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड
हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड से, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता जा रहेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है वो डिसॉल्व फॉर्म में भी आता है। जब डिसॉल्व फॉर्म में आता है तो वो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है क्या, किस फॉर्म में, H+ आयन और HCO3 नेगेटिव। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका मतलब यहां पर कौन है, H+ HCO3 नेगेटिव। लेकिन ये HCO3 नेगेटिव तो इधर जा रहा है, जिसका मतलब इसकी HCO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, साइमल्टेनियसली मेरा H+ भी क्या होता जाएगा, कम। तो H+ आयन कम हो रहा है, तभी रिएक्शन यहां पर प्रोसीड कर रही है। लेकिन यहीं पर अगर मैं देखूं टिश्यू ने रेस्पिरेशन करा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो गई कम। अब यहां पे ब्लड कैपिलरी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जाएगा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बाहर। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो फिर अगेन आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, H+ आयन बढ़ जाएगा। रिएक्शन जो यहां से लेफ्ट से राइट जा रही थी वो क्या हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी राइट से लेफ्ट। तो इस तरह से ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं क्या चीज, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, कब बनेगा, जब एल्विलाई पे होंगे, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा जब हम टिश्यू के पास आएंगे। अब जरा सोचो, अगर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा ही ना तो क्या ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाएगा, सोचो, नहीं ना। तो सोचो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही ना आए, हम रेस्पायर कर ही ना पाए, तो क्या वो टिश्यू ऑक्सीजन इनटेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉइंट ये बैलेंसिंग के साथ चल रहा है। टिश्यू रेस्पायर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होगा, फैक्टर इन्फ्लुएंस होंगे, रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रही थी वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, ऑक्सीजन टूटेगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा। अब सोचो अगर किसी तरह से ये टिश्यू डैमेज हो जाए, टिश्यू डैमेज होता है, ऑक्सीजन तो आ रहा है, कभी आप लोगों ने ये सोचा भी कोई टिश्यू डैमेज हुआ, ऑक्सीजन तो जा रहा है उसके पास, तो ऑक्सीजन उसके पास पहुंच क्यों नहीं रहा, पॉइंट सुनना, ऑक्सीजन तो जा रहा है, लेकिन जब तक कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह पे आएगा नहीं तो ये डिसोसिएशन उल्टा कैसे हो पाएगा। मतलब अगर मैंने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, भाई आरबीसी में से हीमोग्लोबिन टूट के थोड़ी ना टिश्यू में चला जाएगा, वो तो वहीं रहेगा ना, तो उसे ऑक्सीजन के साथ तोड़ना है, और ऑक्सीजन के साथ तब तोड़ सकते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड आए और H+ आयन आए। वो तो आ ही नहीं रहे क्योंकि टिश्यू तो डेड हो गया, टिश्यू तो रेस्पिरेशन ही नहीं कर रहा। दैट्स द रीजन ऑक्सीजन टिश्यू के पास नहीं पहुंच पाता, वो बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो ये फैक्टर पे हमारा पॉइंट खत्म होता है। अब मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये कंटेन करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहां पर देखिए, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है क्या, अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। कंडीशन क्या रहेंगी, नॉर्मल। अगर कंडीशन चेंज होती है वैल्यू भी चेंज होगी। फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर सबसे पहले फैक्टर हम क्या देख रहे हैं, एज पीएच लेवल डिक्रीज, अगर पीएच नॉर्मल है, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ये रहा हमारा कर्व, ये नॉर्मल है। पीएच कम होता है इससे, अगर पीएच कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं सैचुरेशन की वैल्यू भी कम हो रही है।
पीएच बढ़ रहा है तो सैचुरेशन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सैचुरेशन की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, देखो बच्चों मैंने आपको रिएक्शन क्या बताई थी, मैंने आपको लिखवाया था यहां पर H+ आयन क्या रहेगा, कम, यानी कि हायर पीएच। अगर H+ आयन मेरा कम रहेगा तो पीएच क्या रहेगा, हायर रहेगा। लेकिन अगर मैं ये और कम कर दूं तो पीएच मेरा और बढ़ेगा और रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन और भी ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं H+ को क्या कर दूं, ये कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा और वो बॉन्डिंग कम होती रहेगी, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से हमें कर्व पढ़ने और समझने हैं। ये हो गया पीएच के साथ। नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर, सेम पार्शियल प्रेशर का भी कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, HHB+O2, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर मैं हायर लोअर कार्बन डाइऑक्साइड है तो नॉर्मल है। रिमेंबर, अगर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि मुझे तो लोअर पीएच चाहिए। अगर मैंने इंक्रीज करा तो रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाने की वजह से हमारा सैचुरेशन डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाई पार्शियल प्रेशर, आप देख सकते हैं सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है। और वहीं पर अगर मैं प्रेशर और लोअर कर दूंगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, वो बॉन्ड बनाए रखेगा। पता दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम। एक बात बताइए, एक केस में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ेगा नहीं तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो दिक्कत। एक केस में वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ही कम बना रहा है, तो दिक्कत। इसीलिए हमारी बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी अगर ये अफेक्ट होगा तो आप देख सकते हैं कर्व किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर जाता है तो पॉइंट हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे रिएक्शन में, लोअर टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर 37। अगर उससे हाई जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर का प्रेशर के साथ या कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन क्या होता है, गैसेस की बात कर रहा हूँ, तो गैसेस एक्सपेंड होती हैं, गैसेस एक्सपेंड होंगी, गैसेस के एक्सपेंड होने की वजह से उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि हम गैसेस की सॉलिबिलिटी देख रहे हैं। गैसेस अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो एक्सपेंड करती हैं, एक्सपेंड करने की वजह से वहाँ पर क्या होने वाला है, सॉलिबिलिटी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन अगर हम देखें तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हम क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती है, केमिस्ट्री हमें ये बताती है। लेकिन आप लोग एक चीज़ भूल जाते हो शायद, कि मैं कंसंट्रेशन जो बात कर रहा हूँ वो मेरा सॉल्यूट है कौन, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। क्योंकि अगर मैं गैस के रिगार्डिंगली बात कर रहा हूँ तो गैस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है एज कंपेरिजन टू अदर। आप अपने केमिस्ट्री के चैप्टर पे ज़रूर फोकस करना, जिसमें सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट ज़रूर मेंशन कर रखा होगा, सम बेसिक कंसेप्ट हमारे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, वो आप देखना। कंसंट्रेशन के पार्ट पर टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन अगर मैं गैसेस पे आ जाऊँ तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी के ब्याह पे सॉलिबिलिटी कम होगी
जिसकी वजह से डिसोसिएशन क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जॉइंट ही नहीं हो पाएगा और वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। तो हायर टेम्परेचर पे कर्व नीचे आता है और लोअर टेम्परेचर पे कर्व ऊपर जाता है। तो ये रहा कर्व का रिलेशन किस तरह से रहेगा। कर्व हमारा खत्म, पार्ट आगे बढ़ते हैं अब। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब ऐसा फॉर्मेशन होती कब है, ये फॉर्मेशन तभी होगी, ये इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर। देखिए अगर मैं टिश्यू में बात करूं तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के पास एफिनिटी हो जाती है कि भाई लगता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो चलो एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं, ऑक्सीजन कम है अभी ऑक्सीजन को रहने देते हैं। तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन ने क्या करा, चेंज कर लिया अपना पर्सपेक्टिव। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, ऑक्सीजन कम है तो मैं इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। सेम जब हम एल्वेलाई में जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लो, और ऑक्सीजन का क्या होता है, हाई, जिसकी वजह से डिसोसिएशन हो जाता है। तो यहां पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, Hb O2 ये टूट रहा था, H प्लस आयन आता है, CO2, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और क्या बनाएगी, HBCO2 प्लस ऑक्सीजन। कंडीशन अप्लाई कब होगी, जब हाई कंसंट्रेशन रहेगी या फिर पार्शियल प्रेशर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए। तो रिएक्शन रिवर्स, ये इस तरफ मुझे देखने को मिलेगा टिश्यू में, इस तरफ मुझे देखने को मिलेगा एल्वेलाई में। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HH भी नहीं होता, हमारे पास NH2 ग्रुप भी होता है, लेकिन हमें इतनी डेप्थ में जाना नहीं है, इसलिए मैंने रिएक्शन को अपनी ही फॉर्म में लिख के मेंशन किया है। अगला आता है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इजीली सॉल्युबल है वाटर में, ऑक्सीजन से कितने टाइम ज़्यादा, 20 to 25 टाइम ज़्यादा। तो इजीली क्या हो जाती है, डिसॉल्व होती है, और डिसॉल्व होती है किस तरह से, और क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड इन प्लाज्मा। पास। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट। भाई बाइकार्बोनेट जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है, सबसे ज़्यादा तो यही है 70%। अब ये 70% जो हो रहा है ये होता किस तरह से, देखो आरबीसी के पास ना एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनसाइड दी आरबीसी। ये मैं डायरेक्ट आप लोगों को डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ, ये डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए ये जो रेड कलर का पार्ट देख रहे हो ये क्या है, आरबीसी। इसके अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, रिमेंबर दी नेम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सबसे पहले मैं बताता हूं कि टिश्यू में कैसे काम करता है ये। अब टिश्यू में क्या है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से कहां पर गया, सबसे पहले ये गया प्लाज्मा में, रिमेंबर। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है किसके अंदर, आरबीसी में।
आरबीसी में वाटर के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ हमें आरबीसी में मिलेगा, प्लाज्मा में नहीं। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हो कि आप लोग क्या करते हो, प्लाज्मा के अंदर भी रिएक्शन जब लिखते हो तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ऊपर लिख रहे होते हो, नहीं, ये आरबीसी के पास है, प्लाज्मा में नहीं। रिमेंबर, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में ही क्या बनाते हैं, पहले कार्बोनिक एसिड, फिर अगेन सी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को सी, फिर सी की प्रेजेंस में ये बाइकार्बोनेट बनाएगा और H+ आयन बनाएगा। अब इसने बाइकार्बोनेट बनाया, दूसरा यही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाता है और क्या बनाता है, ये क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहां पर ये बाइकार्बोनेट आया, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। क्योंकि इंक्रीज क्यों कह रहा हूं, यहां पर ये जो मेरा H+ है, अब ये H+ रिलीज हुआ। आप लोग सोच रहे थे ना कि ये H+ कहां से आ रहा है, कौन सी रिएक्शन में बताता हूं। चलिए यहीं पे दे, ये H+ आएगा, HbO2 को तोड़ेगा, HHB बनाएगा और O2 बनाएगा। अब पता चला, जरा ध्यान से देखो, ये H+ कहाँ से आया, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो H+ आता है। अब मैंने आपको बताया था ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही ना आए तो H+ ही नहीं आ पाएगा बच्चों। तो H+ आएगा, वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ था हीमोग्लोबिन का, उसे तोड़ेगा और क्या बनाएगा, HHB। ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, डिसोसिएट, प्लाज्मा में आएगा और प्लाज्मा से किस में गया, टिश्यू में। इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, क्लोरीन शिफ्ट। ये क्लोरीन यहाँ पर शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्लोरीन की क्या जरूरत है हमें। देखिए, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन, जब यहां पर हमारे पास HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, तो वो बाइकार्बोनेट यहां पे आरबीसी में नहीं रहेगा, ये बाइकार्बोनेट यहां से बाहर आएगा। अब बाइकार्बोनेट जब बाहर आएगा तो न्यूट्रलिटी अगर हम देखें तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव कम हो जाएगा, प्लाज्मा में नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। अब उसी नेगेटिव को न्यूट्रल बैलेंस करने के लिए जो क्लोरीन है वो प्लाज्मा से कहाँ जाता है, आरबीसी में, ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ये है बस क्लोरीन शिफ्ट। अब हम बात करते हैं यही सेम चीज़ एल्वेलाई में। एल्वेलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ऑक्सीजन गया प्लाज्मा में। अब यहां पर मेरा H+ क्या है, लेस है, HbO2 बना प्लस H+ आयन बना। ये H+ आयन जाएगा कार्बोनेट के साथ, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो रही है, कार्बोनिक एसिड टूटेगा H2 और CO2 में। सेम यही H+ इसको अफेक्ट करेगा, हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, CO2 निकला और ये CO2 गया एल्वेलाई में। तो जो रिएक्शन यहां पे पड़ी बस उसका बिल्कुल सेम उल्टा है और कुछ नहीं है। अब क्योंकि क्लोरीन बाइकार्बोनेट यहां से भी जा चुका है, यहां से अगर हम देखें तो ये बाइकार्बोनेट था, ये बाइकार्बोनेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जा चुका है, तो नेगेटिव न्यूट्रलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम। तो उसे मेंटेन करने के लिए क्लोरीन वापस कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में, हो गई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। इन इफेक्ट के खैर नाम भी होते हैं, लाइक बोर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट, लेकिन हमें नाम में नहीं जाना, हमें जो टॉपिक करना है वो सिर्फ यही तक करना है। अब एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, डिलीवर करती है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वेलाई। हमने क्या पढ़ा था ऑक्सीजन का, 100 ml 5 ml
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू को, और यहाँ पर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वेलाई। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एक साइकिल है, जिस साइकिल में पूरा का पूरा हर एक प्रोसेस पे बता रखा है कि किस किस फॉर्म में कैसे कैसे क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ये आप लोग चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर बेसिकली नोट्स क्रिएट कर सकते हो, आपको काफ़ी इजी रहेगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारा कौन करता है, मेडुला और पॉन्स करते हैं, वही हमारे मेन साइट होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे पास। रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एक कीमोसेंसिटिव एरिया। इनकी लोकेशन जो मैंने आपको बताई, जैसे कि ये पॉन्स और मेडुला के अंदर आते हैं। न्यूमोटॉक्सिक एरिया पॉन्स की अपर साइड पे, फिर इंस्पायरेटरी एरिया ये, और एक्सपायरेटरी एरिया जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और हमारे पास कीमो सेंसिटिव एरिया वो न्यूमोटॉक्सिक एरिया के ठीक नीचे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके की फंक्शन। सबसे पहले रिदमिक सेंटर। रिदमिक सेंटर हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग और सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग कंट्रोल करे, यानी कि इंस्पायर एक्सपायर, दैट्स इट। कौन कंट्रोल कर रहा है? रिदमिक सेंटर। लोकेटेड कहाँ होता है? ये हमारा लोकेटेड इन मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये क्या होता है? ये हमें पॉन्स रीजन में देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली मॉड्यूलेट करता है फंक्शन जो भी हमारी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये उसे मेंटेन कर रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टनिंग हो जाती है किस चीज की? इंस्पायरेशन की, तो ये सिग्नल देगा रेस्पिरेटरी सेंटर को कि शॉर्टनिंग हो रही है, इंस्पायरेशन, उसे मेंटेन करो। फिर आता है कीमो सेंसिटिव एरिया। ये बेसिकली हमारा ये रिजेंबल करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन। मैंने आप लोगों को जो रिएक्शन पढ़ाई, जो बताई, उन रिएक्शंस को मेंटेन करके चलना, उसे चेंज करना, उसे इन्फ्लुएंस करना, वो सारा का सारा काम किसके हाथ पे? कीमो सेंसिटिव एरिया। अगर कभी भी किसी भी बिहाफ पे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जहाँ पर हमारा जब हम पढ़ रहे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कम होने की जगह। तो कीमो सेंसिटिव एरिया का ये रोल होगा कि आखिर वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से कम किया जाए ताकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सके, डिसोसिएट ना हो, फॉर्मेशन हो सके। H+ आयन अगर जहाँ पे डिसोसिएट कर रहा है, HB फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पर H+ आयन को मुझे कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सारा मेंटेन कौन करेगा? कीमो सेंसिटिव एरिया। तो यहाँ पर हमारा न्यूरल कंट्रोल वाला पार्ट होता है खत्म। लास्ट डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं हम एस्थमा। देखिए बच्चों, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट एस्थमा, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एस्थमा। एस्थमा का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी जो ब्रीदिंग होती है ये किस वजह से होती है? जो हमारी नॉर्मल अगर आप मसल्स देखें वो रिलैक्स है, लेकिन बेसिकली एस्थमेटिक लंग के अंदर क्या होंगे ये देख सकते हैं, स्वॉलन हो जाता है। अब इसी वजह से पर्सन क्या करता है? ऐसे ब्रीदिंग करने लगता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एस्थमा। इन्फ्लामेशन ये जो होती है ये एक टाइप की एलर्जी है, और ये इन्फ्लामेशन हमारी कहाँ पर हो सकती है? ये हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर होती है। तो ये एलर्जी, किसी भी पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी हो तो उस कंडीशन पे एस्थमेटिक अटैक पड़ता है, जिसकी वजह से वो पर्सन ब्रीद नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्फीसीमा। इम्फीसीमा आप इमेज देख सकते हैं, नॉर्मल इम्फीसीमिक। ये देखो एल्वोलाई का हाल क्या हो चुका लंग्स के अंदर, ये देखिए इम्फीसीमा, एल्वोलाई ही ब्रेक हो चुकी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे मैं इम्फीसीमा क्या समझाना चाह रहा हूँ। एल्वोलाई की जो वॉल है वही रप्चर हो जाती है। सोचो वॉल ही रप्चर हो गई, गैसेज एक्सचेंज कैसे होंगी? 4 फैक्टर पढ़ाए थे,
मैंने आप लोगों को गैसेस एक्सचेंज का पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि एल्वेलाई रप्चर हो गई और वॉल की कोई थिकनेस ही नहीं है, गैसेस एक्सचेंज करेंगे कहाँ से? तो उस पॉइंट पे उस कंडीशन को कहते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा बेसिकली पर्सन को होता है अगर कोई भी स्मोकर है लंबे टाइम से, ये होते हैं क्रॉनिक स्मोकर, क्रॉनिक यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से स्मोक करते आ रहे हैं। वैसे बाय द वे हम दिल्ली वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, हम लोग स्मोक नहीं करते लेकिन फिर भी रेगुलर बेसिस पे एक्टिवली नहीं लेकिन पैसिवली स्मोक तो ज़रूर कर रहे हैं। पता नहीं कितनी सिगरेटें का जो धुआं है उसके रिगार्डिंगली जितने भी अनवांटेड पार्टिकल है काफ़ी सारे वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे लंग्स को किसी ना किसी वे में ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद अगला पार्ट हमारे पास क्या आता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़। ये बेसिकली उन लोगों को होती है जो माइनिंग वाइनिंग में काम कर रहे होते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल हमारे लंग्स में चले जाते हैं जिसकी वजह से जो एल्वेलाई है वो नैरिंग हो जाती है, सरफेस उनका हार्ड हो जाता है। लंग्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल लंग है और ये हमारे जो लंग्स होंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के जैसे देखने को मिलेंगे। यही सेम सिम्टम्स हम दिल्ली वाले भी महसूस करते हैं क्योंकि कितना सारा स्मोक हम इनहेल कर रहे हैं क्योंकि ड्यू टू द हाई AQI लेवल ऑफ डेली। सेम हम एम्फीसीमा भी सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि AQI लेवल ही दिल्ली का हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हमारे को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम नॉर्मल स्मोक नहीं कर रहे, माइनिंग में काम भी नहीं कर रहे, लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसका प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉल्यूशन। अब पॉइंट क्या है भाई, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? तो प्लीज़ इफ़ यू कैन कैरी अ मास्क तो कैरी एंड यूज़ इट, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तो मास्क वो बचाएगा। और N95 मास्क ही आप यूज़ करो ताकि आप लोग अपने आप को सेफ कर सको भाई दिल्ली के इतने ख़तरनाक पॉल्यूशन से। सो होप सो आप लोगों का ये चैप्टर अब पूरी तरह से क्लैरिफाई होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे।